Finance for Technical Manager students. This is the lecture that will cover the practice questions on working capital management. It is basically a revision lecture. So I'll go through these questions one by one and try to clarify the different points that are there, और अगर उसमें कोई किसी किस्म की confusion है, ambiguity है, तो I'll try to cover to clear that. Question number one, very simple question. It was related to cash conversion cycle. So the data that is given in this question is inventory conversion period, receivable collection period and payable deferral period. तो कैश कन्वर्जन साइकिल को फाइंड आउट करने के लिए आपको ये तीनों चीज़ें, तीन वैल्यूज ही चाहिए होती हैं. एज यू कैन सी इन दिस फार्मूला कि जी फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैश कन्वर्जन साइकिल वी नीड इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड एंड पेएबल डेफरल पीरियड. ये तीनों चीज़ें यहाँ पे हमें दी हुई हैं. इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड 50 डेज, कलेक्शन पीरियड 17 डेज, 50 प्लस 17 इज 67. इसमें से पेएबल डेफरल को माइनस कर दें 25 को, तो आपका कैश कन्वर्जन साइकिल 42 days आ जाएगा. Very simple question. Nothing to calculate basically. Question number 2 again is related to inventory conversion period. In this company's average age of account receivable is 45 days, the average age of accounts payable is 40 days, and the average age of inventory is 69 days. Assuming a 365-day year, what is the length of the cash conversion cycle? अच्छा जी, अब अगेन ये भी कैश कन्वर्जन साइकिल से रिलेवेंट क्वेश्चन था. इसमें उन्होंने सिर्फ वर्डिंग चेंज कर दी है. मिसाल के तौर पे एवरेज एज ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, तो दिस इज सेम एज डे सेल्स आउटस्टैंडिंग. एवरेज एज ऑफ अकाउंट्स पेएबल, ये पेएबल डेफरल पीरियड हो गया. एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री इज इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड. तो जो तीन चीज़ें हमें कैश कन्वर्जन साइकिल के लिए चाहिए थी, वो तीनों चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं. द ओनली थिंग इज दैट द terminology is a little bit different. ठीक है, तो आप देख लें terminology. You need to know this. You need to sort of figure out. आपको कर लेना चाहिए कि ये क्या चीज़ें हैं. एज ऑफ रिसीवेबल क्या है, वही रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड. एज ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड को कहते हैं. एज ऑफ पेएबल, पेएबल डेफरल पीरियड को. तो वो तीन चीज़ें जो हमें कैश कन्वर्जन साइकिल के लिए चाहिए, वो तीनों दी हुई हैं. फर्स्ट टू को ऐड कर लेंगे और पेएबल रेफरल पीरियड को माइनस कर देंगे, तो आपके पास कैश कन्वर्जन साइकिल आ जाएगी. क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली वी वांट टू कंपेयर द alternative working capital investment policies. Here in this question it is mentioned that the company Edward Enterprises is country following a moderate current asset investment policy, but they are considering to change, maybe perhaps to restricted or maybe to relaxed policy. इन दोनों में से कोई एक पॉलिसी की तरफ वो जाना चाहते हैं, लेकिन जो उनका डिसीजन क्राइटेरिया है वो ये है, वो देखना चाहते हैं कि जी किस में उनको रिटर्न ऑन एक्विटी ज़्यादा बेहतर मिलेगा. तो उसके लिए द फर्म्स annual sales are 400,000, fixed assets are 100,000, target capital structure is given, debt and equity is 50%, EBIT is given, interest rate is given, and tax rate is given. Acha, with the restricted policy, current asset will be 15% of sale, while under a relaxed policy, they will be 25% of sale. What is the difference in projected return on equities between the restricted and relaxed? तो जैसे मैंने पहले बताया कि बेसिक क्राइटेरिया आपके लिए है कि आपने रिटर्न ऑन एक्विटी फाइंड आउट करना है. अच्छा, रिटर्न ऑन एक्विटी का फॉर्मूला आपको गिवन होगा, या आपको पता होना चाहिए कि नेट इनकम डिवाइडेड बाय एक्विटी. हमें दो चीज़ें चाहिए, नेट इनकम चाहिए और एक्विटी की वैल्यू चाहिए. नेट इनकम जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट. एक्विटी की वैल्यू हमें बैलेंस शीट से मिल सकती है. तो यहाँ पे हमने वही काम किया कि हमने बैलेंस शीट बनाई है और वहाँ से हमने एक्विटी की वैल्यू फाइंड आउट की है. ठीक है, बैलेंस शीट के लिए हमें जो चीज़ें गिवन थी वो हमें ये पता है कि जी टोटल इस केस के अंदर हमें फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू गिवन है 100,000 है. ठीक है, हमने दो ऑल्टरनेटिव्स पे रिटर्न ऑन एक्विटी कैलकुलेट करना है, रिस्ट्रिक्टेड और रिलैक्स्ड के लिए. तो पहले हम रिस्ट्रिक्टेड की बात कर लेते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड में हमने फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कहाँ से ली, वो हमें क्वेश्चन में गिवन था. अच्छा, करंट एसेट्स कहाँ से आया? करंट एसेट्स रिस्ट्रिक्टेड में उसने कहा जी 15% ऑफ सेल्स होंगी. सेल्स 400,000 है, उसका 15% 60,000 आ जाएगा.
तो करंट एसेट प्लस फिक्स्ड एसेट इज टोटल एसेट। अब उसने क्वेश्चन में दिया हुआ डेट और इक्विटी, डेट रेशियो 50% है, तो 160 के टोटल एसेट हैं, 80,000 डेट हो जाएगा, 80% इक्विटी हो जाएगा 80,000। तो ये आपके टोटल डेट और लायबिलिटी। तो हमने बैलेंस शीट से इक्विटी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमें नेट इनकम चाहिए थी, उसके लिए ईबीआईटी गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर, 35,000 इज गिवन वैल्यू। इस पे हमें इंटरेस्ट जो है वो माइनस करना है, विच इज 10%, वो हमने माइनस कर दिया। 10% किसका? इस डेट का। 80,000 का 10% 8,000 आ गया, वो माइनस हो गया। हमारे पास ईबीटी आ गया, इस पे 40% टैक्स रेट है, वो माइनस करेंगे तो नेट इनकम आ गया। तो अब हम रिटर्न ऑन इक्विटी फाइंड आउट कर सकते हैं कि नेट इनकम डिवाइडेड बाय इक्विटी। नेट इनकम 16,200, इक्विटी 80,000, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 20.25। सेम थिंग वी डिड फॉर रिलैक्स्ड। यहाँ पे हमारे पास चेंज क्या है? फिक्स्ड एसेट्स आर द सेम, कोई चेंज नहीं है फिक्स्ड एसेट्स के वाले से। उसके बाद करंट एसेट चेंज किस तरह से है कि उसने कहा जी रिलैक्स्ड के केस में 25% ऑफ सेल्स होंगे करंट एसेट। तो सेल्स 400,000 है, इसका 25% हमने लिया, तो हमारे पास करंट एसेट्स आ गए। दोनों को ऐड किया तो टोटल एसेट्स आ गए। डेट और इक्विटी 50% है, 50% डेट और 50% इक्विटी, तो ये हमारे पास इक्विटी की वैल्यू आ गई। नेट इनकम के लिए ईबीआईटी सेम है। यहाँ पे हमने 10% डेट का लेना है, तो डेट इज 100,000, उसका 10% 10,000 आ जाएगा। ये हमारे पास ईबीटी आ गया, 40% टैक्स माइनस किया तो नेट इनकम आ गया। रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए हमने क्या किया? नेट इनकम डिवाइडेड बाय इक्विटी, तो ये हमारे पास 15% आ गया। डिफरेंस इन रिटर्न ऑन इक्विटी इज 5 इन दोनों का डिफरेंस जो है 5.25। तो कंपनी जो कंसिडर कर रही है कि कौन सा उसको अडॉप्ट करना चाहिए, तो इन दिस केस रिस्ट्रिक्टेड वुड बी बेटर, कि उनके रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा बेहतर आ रही है कंपेयर टू रिलैक्स। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 में लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड देन वी कैन फिगर आउट कि क्या करना है। डाटा ऑन शेक इनकॉर्पोरेशन फॉर 2012 आर शोन बिलो along with the day sales outstanding of the firms against which it benchmarks. The firm's new CFO believes that the company would reduce its receivable enough to reduce its DSO to the benchmark average. If this were done, by how much would receivables decline? कंपनी के जो डे सेल्स आउटस्टैंडिंग है करंटली वो 53 डेज है, और जो बेंचमार्क है वो 20 डेज है। तो वो ये चाह रहे हैं कि जी अपने डे सेल्स आउटस्टैंडिंग को 53 से कम करके 20 पे ले आए। अगर वो ये कर लेंगे, इफ दे कैन डू दैट, तो उससे उनके रिसीवेबल्स पे क्या डिफरेंस आएगा? इसका मतलब है कि हमें करंट रिसीवेबल्स तो दिए हुए 16,000, न्यू रिसीवेबल्स फाइंड आउट करने हैं कि आफ्टर द चेंज कितने हो जाएंगे। तो रिसीवेबल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द डीएसओ फार्मूला। द फार्मूला फॉर डीएसओ इज, ये फार्मूला आप नोट कर लें, डे सेल्स आउटस्टैंडिंग इज इक्वल टू अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय सेल्स पर डे। अब सेल्स हमारी दी हुई है 110,000 की सेल्स हैं। अब रिसीवेबल अभी हमारे जो है 16,000 है, और डे सेल्स आउटस्टैंडिंग 53 है, बेंचमार्क 20 है। तो अगर हम डे सेल्स आउटस्टैंडिंग हमने फॉर्मूला, हमें अकाउंट रिसीवेबल्स मिसिंग था ना, तो हमने उसी फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लिया। फॉर्मूला अगेन, डे सेल्स डीएसओ इज इक्वल टू रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय सेल्स पर डे। तो रिसीवेबल्स मिसिंग थे, वो हमने यहाँ ले गए उसी इक्वेशन के अंदर, डीएसओ मल्टीप्लाई बाय सेल्स पर, तो हमारे पास ये रिसीवेबल्स आ गए। अब न्यू रिसीवेबल्स ये हैं, 16,000 ओरिजिनल थे, इनका डिफरेंस ले लें तो आपके पास रिडक्शन इन रिसीवेबल्स आ जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा तरीका भी है कि चेंज इन डीएसओ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डीएसओ मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल रिसीवेबल्स, तो यही आंसर आपके पास इससे भी आ जाता है। सो ईदर वे यू कैन फिगर आउट कि जी क्या चेंज इन रिसीवेबल्स कितना हो। इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड है जी, कैलकुलेशन, योर फर्म्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड average to 22 million per month, and it keeps inventory equal to 50% of its monthly cost of goods sold on hand at all time using a 365-day year. What is the inventory conversion period?
तो इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड का फॉर्मूला क्या है, इन्वेंट्री डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे। इन्वेंट्री आपके पास जो है वो इन्वेंट्री जो है वो 1 मिलियन है, डिवाइड बाय एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मंथली 2 मिलियन है, तो एनुअल 24 मिलियन हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 365, तो दैट गिव्स यू इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड। ठीक है, इसमें कोई ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 में पेएबल डेफरल पीरियड। अच्छा, ये वो पीछे जो हमने रिसीवेबल न्यू रिसीवेबल्स वाला केस किया था, यहाँ पे भी वही केस है कि इसके अंदर हमने पेएबल डेफरल को, अगर हम कंपनी ये चाह रही है कि जिसके करंट पेएबल डेफरल पीरियड 24 है वो उसको बढ़ा के 30 पे ले जाना चाह रही है, तो अगर वो 30 पे ले जाते हैं अपने पेएबल डेफरल पीरियड को, तो उनके पेएबल्स पे क्या इफेक्ट आएगा। तो लाजमी बात है पेएबल्स शुड इंक्रीज, कितने इंक्रीज होंगे वो हम इसी तरीके से जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था उसी तरीके से हम पेएबल डेफरल पीरियड अच्छा यहाँ पे जो है ना तो इंक्रीज करेंगे। अच्छा देखें, ओरिजिनल हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 75,000 थे, इन्वेंट्री एंड पेएबल डेफरल पीरियड, इन्वेंट्री हमारे पास अभी 5,000 है, पेएबल डेफरल पीरियड 24.33 है, बेंचमार्क 30 है। अच्छा, न्यू पेएबल पेएबल डेफरल पीरियड का फॉर्मूला अगेन इज पेएबल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 डिवाइडेड पर डे ना। तो चूंकि हमें पेएबल फाइंड आउट करने थे तो हम उस इक्वेशन में हमने पेएबल को लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए, पेएबल डेफरल पीरियड को राइट साइड ऑफ द इक्वेशन शिफ्ट कर दिया। ठीक है, उसी इक्वेशन में चेंजेस करके हम ये ले आए, तो हमारे पास ये न्यू पेएबल्स आ गए। अब यहाँ पे ये रिडक्शन नहीं, इट इज इंक्रीज इन पेएबल्स। ठीक है, इंक्रीज कितना हो गया, 5,000 से बढ़ के ये 6164 पे चले गए, तो बेसिकली 1164 आपके पेएबल बढ़ गए। दूसरा तरीका भी है, चेंज इन कितना आपके पेएबल डेफरल पीरियड में चेंज आया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल पीडीपी, चेंज इन पीडीपी ओरिजिनल पीडीपी। ठीक है, तो यानी जो आपका चेंज इन ये चेंज इन पीडीपी हो जाएगा डिवाइड बाय ओरिजिनल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल हो जाएगा, तो आपके पास सेम आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है जी, कैश कन्वर्जन साइकिल फाइंड आउट करना है। तो कैश कन्वर्जन साइकिल के लिए हमारे पास तीन चीज़ें होनी चाहिए, इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड और रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड और पेएबल डेफरल पीरियड। तो इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड का फॉर्मूला इन्वेंट्री डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे। इन्वेंट्री गिवन है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है पर डे, तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड आ जाएगा। रिसीवेबल्स हमारे पास गिवन है, सेल्स पर डे के लिए एनुअल सेल्स डिवाइड बाय 365 करेंगे तो सेल्स पर डे आ जाएगा विच इज दिस थिंग, और ये आपके पास रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड आ गया। पेएबल डेफरल पीरियड के लिए अकाउंट्स पेएबल डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे, तो तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई, वो हम इस फॉर्मूले में कैश कन्वर्जन साइकिल में के फॉर्मूले में पुट इन करके वी कैन फाइंड आउट द आंसर फॉर दिस। कैश बजट का क्वेश्चन था। कैश बजट के लिए हमने हमें करना ये होता है कि जी पहले हम अपने कलेक्शंस को एस्टिमेट कर लें, फिर हम अपनी पेमेंट्स को एस्टिमेट कर लें, और जो डिफरेंस होगा इधर इट विल बी सरप्लस और डेफिसिट। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो है जो चीज़ें दी हुई थी वो ये थी कि जी कंपनी की मंथली सेल्स 5,000 है, मंथली परचेज परसेंटेज 50%, अदर पेमेंट इज 25%, और सेल्स का जो उनका है पैटर्न वो ये है कि जी 40% सेल की पेमेंट उसी मंथ में आती है, 60% नेक्स्ट मंथ में आती है। जो 40% सेम मंथ में आती है उस पर 2% डिस्काउंट ऑफर करते हैं। अब कैश बजट के लिए हमने कहा जी पहले हम अपनी कलेक्शंस को फिगर आउट कर लें। तो कलेक्शन हमारी जो है वो करंट मंथ की जो यानी टोटल उनकी सेल जो है 5,000 है, तो इस 5,000 में 40% जो है वो इस मंथ में कलेक्ट हो जाना है, 5,000 का 40%।
ठीक है, वो जो भी वैल्यू आई उसमें 2% डिस्काउंट हमने माइनस करना है, तो वो वैल्यू आपकी 1960 आ जाएगी। जो 5000 का रिमेनिंग है वो नेक्स्ट मंथ में, तो यानी इस मंथ में हमें पिछले महीने के लास्ट मंथ की जो सेल है उसका 60% आएगा, तो लास्ट मंथ भी 5000 ही थी, उसका 60% 3000 आ गया। ये दोनों ऐड करके हमारे पास टोटल कलेक्शन आ गई। जो हमारी पेमेंट्स है वो दो ही हैं, एक परचेज की पेमेंट, एक अदर पेमेंट्स है। परचेज पेमेंट हमें बताया हुआ है कि जी 50% ऑफ सेल्स हैं, वो 2500 हो गया। अदर पेमेंट्स 25% ऑफ सेल है, वो 1250 हो गया। तो ये टोटल कलेक्शन में से ये दोनों पेमेंट्स माइनस करें तो हमारे पास जो है वो नेट कैश गेन आ जाएगा 1210। दिस इज द बेसिकली वे टू फाइंड आउट, या जो उसका हम कह लें फॉर्मेट है कैश बजट का, वो यही है। पहले अपनी कलेक्शंस को आप लिखें, उसमें से अपनी पेमेंट्स को माइनस करें, एंड द डिफरेंस वुड बी ईदर कैश गेन और लॉस। इस केस में कैश गेन है 1210। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमने फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज द, इस क्वेश्चन में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमारी जो चीज़ें गिवन है, डे सेल्स आउटस्टैंडिंग गिवन था, डेज पर ईयर 365, रिसीवेबल 100 और इन्वेंट्री 125। तो यूज अच्छा, इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला है सेल्स डिवाइड बाय इन्वेंट्री। इन्वेंट्री तो हमारे पास है लेकिन सेल्स नहीं है, तो सेल्स के लिए डीएसओ का फॉर्मूला यूज करके हमने सेल्स फाइंड आउट करनी। डीएसओ इज इक्वल टू रिसीवेबल डिवाइड बाय सेल्स डिवाइड बाय 365। अब इस इक्वेशन में सेल्स को हमने फाइंड आउट करना था, वो हम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन चले गए, बाकी इक्वेशन ये बन गई। तो सेल्स आ गई 730, 730 डिवाइड बाय 125, आपके पास 5.84 आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, एक क्वेश्चन सिमिलर टू प्रीवियस वन ऑफ द क्वेश्चन दैट वी डिड, जिसमें हमें दो डिफरेंट पॉलिसीज को कंसर्न करना है कि जी कंपनी जो है वो अपनी वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट को चेंज कर, पॉलिसी को चेंज करना चाहती है। रिस्ट्रिक्टेड और रिलैक्स दोनों को फिगर आउट, दोनों को कंपेयर करके देन दे कैन डिसाइड कि जी विच वन इज बेटर। तो अब इसमें हमें फाइंड आउट ये करना है कि if the firm adopts a restricted policy, how much lower would its interest expense be than under the relaxed policy? तो हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट करना है रिस्ट्रिक्टेड में और रिलैक्स में, दोनों केसेस के अंदर जो है हमारे पास ये कितना आ जाएगा, हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना आ जाएगा। तो उसका तरीका यही है, इंटरेस्ट एक्सपेंस हमें मिलेगा इनकम स्टेटमेंट के अंदर। तो इनकम स्टेटमेंट हमें कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी दोनों के लिए, रिस्ट्रिक्टेड केस के अंदर भी और रिलैक्स केस के अंदर भी। अच्छा, लेकिन इनकम स्टेटमेंट पे जाने के लिए पहले हमें अपना डेट फाइंड आउट करना है, टोटल डेट कितना होगा। तो टोटल डेट के लिए फिर हमें अगेन वी नीड टू कंस्ट्रक्ट आवर बैलेंस शीट। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास जो बैलेंस शीट में आ, हमें वैल्यूज चाहिए, वो एसेट्स, टोटल एसेट्स कितने होंगे। तो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर इज वन ऑफ द वैल्यू व्हिच इज गिवन। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, इट इज 4 टाइम्स। तो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है, सेल्स डिवाइड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स। यहाँ से हमें फिक्स्ड एसेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर के फॉर्मूले में से हमने फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू निकाल ली। अच्छा, और अब हमारे पास हमें और क्या चाहिए, फिक्स्ड एसेट निकला है, टोटल एसेट्स हमें मिल जाएंगे टोटल एसेट टर्नओवर के फॉर्मूले से। तो टोटल एसेट टर्नओवर रिस्ट्रिक्टेड के केस में 2.5 है। ठीक है, तो 2.5 टोटल एसेट टर्नओवर इज इक्वल टू सेल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। तो यहाँ से हमने रिस्ट्रिक्टेड के टोटल एसेट्स फाइंड आउट किए 1.440 मिलियन, 1.44 मिलियन। ठीक है, जबकि रिलैक्स के लिए भी हमने इसी तरीके से क्या फाइंड आउट किया जी, टोटल एसेट्स फाइंड आउट करना है। टोटल एसेट टर्नओवर के फॉर्मूले से यहाँ पे टोटल एसेट डिफरेंट है, टोटल एसेट टर्नओवर 2.2 है, तो इसलिए हमारे टोटल एसेट्स यहाँ पे डिफरेंट है। तो अभी तक हमने क्या चीज़ें फाइंड आउट कर ली, हमने फिक्स्ड एसेट्स फिगर आउट कर लिए, वो हमें फिक्स्ड एसेट टर्नओवर से मिल गए। टोटल एसेट्स हमें टोटल एसेट टर्नओवर से मिल गए।
तो बेस्ड ऑन दैट वी वर एबल टू कंस्ट्रक्ट द बैलेंस शीट फॉर रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, टोटल एसेट्स हमारे पास ये आ गए, फिक्स्ड एसेट्स आ गए, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे करंट एसेट्स आ गए। सिमिलरली अच्छा, अब इसमें डेट और एक्विटी 50-50 है, तो 1.4 मिलियन जो है 1.44 मिलियन का टोटल एसेट्स हैं, 50% डेट और 50% एक्विटी। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट उसने का 10% है ऑफ दिस डेट, तो इस डेट का 10% इंटरेस्ट आ गया 72,000। अच्छा, इसी तरह हमने बैलेंस शीट बनाई फॉर रिलैक्स्ड कि उसके लिए हमने क्या किया कि हमारे पास टोटल एसेट्स आ गए थे, फिक्स्ड एसेट्स आ गए थे पिछली स्लाइड में। तो टोटल एसेट्स में से फिक्स्ड एसेट्स माइनस किए तो करंट एसेट्स आ गए। अच्छा, अब इसकी 50% डेट और 50% एक्विटी है, वो भी हमने इसी तरह से डिवाइड कर दिया 50% डेट और 50% एक्विटी में। अब इसका इंटरेस्ट एक्सपेंस किस पे कैलकुलेट होगा? इस अमाउंट पे 10% इंटरेस्ट। सो द डिफरेंस इन इंटरेस्ट इज 9818, मीनिंग interest expense is $9,818 greater in relaxed policy compared to restricted policy. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स। बैलेंस शीट अप्रोच है। बैलेंस शीट अप्रोच में तो सिंपली हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके अपना अलाउंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो भी वैल्यू आएगी पहले 52,000 1% से मल्टीप्लाई करके, नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख लें कि इस तरीके से हमने किया कि 52,000 का 1% लिया, ठीक है, 30,000 का 2% लिया और 13,000 का 8% लिया। ये जो हमारे पास तीनों तीनों वैल्यूज आई उनको ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स की 2160। लास्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने इनकम स्टेटमेंट अप्रोच यूज की है, ठीक है, और उसकी बेसिस पे हमने फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कलेक्टेबल अकाउंट अनकलेक्टेबल अकाउंट्स एक्सपेंस बेस्ड ऑन दिस परसेंट ऑफ सेल मेथड भी इसको कहते हैं और इनकम स्टेटमेंट अप्रोच भी कहते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे सिंपली क्या है कि जो आपकी क्रेडिट सेल्स हैं उसका 2% वो कह रहा है जी हमारे बैड डेट्स हो सकते हैं। क्रेडिट सेल्स कितनी है हमारी? 500,000 की हमारी टोटल सेल्स हैं, उस पर 80% क्रेडिट सेल्स हैं। तो 500,000 का 80% ये हमारी क्रेडिट सेल्स आ गई, इसका 2% जो है वो हमने बैड डेट ले लिया। ओके, सो दीज वर द प्रैक्टिस क्वेश्चन रिलेटेड टू टॉपिक ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ें आपके लिए क्लियर हो गई होंगी। सो ट्राई टू रीविजिट द क्वेश्चंस, एक तो क्वेश्चंस की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको थोड़ा केयरफुली रीड करें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि क्या चीज़ें गिवन है, क्या चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है, और प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आपके लिए दे विल बी वेरी क्लियर टू यू। सो दैट्स एंड ऑफ दिस लेक्चर पार्ट 3।